गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज परमाणु संरचना की अगली कक्षा में नील्स बोहर के मॉडल से आगे बढ़ेंगे। नील्स बोहर का मॉडल पढ़ चुके थे, उसके लाभ, उसकी कमियां। लाभ बहुत सारे हैं। परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए नील्स बोहर का मॉडल है वह बहुत प्रासंगिक था। इसी मॉडल को आधार मानकर आज की केमिस्ट्री आगे बढ़ रही है। अब परमाणु संरचना में नील्स बोहर के मॉडल को आगे बढ़ाएं तो कुछ कंसेप्ट आते हैं, उन कंसेप्ट की बात करेंगे। जैसे कि एक परमाणु है, इस परमाणु में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कण की चर्चा कई बार कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस होता है या इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में कहाँ है, तो इस इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए हम उसके एड्रेस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं न कहीं एक परमाणु होता है। स्टार्ट यहाँ से करना है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई बार कंफ्यूज करता है। एक परमाणु में हमेशा कोश होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। कोश, इसी को ऊर्जा स्तर बोला था। इस कोश में उपकोश होते हैं और इसी उपकोश में कक्षक पाए जाते हैं और इसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक सही जानकारी के लिए एक परमाणु का कोश, उस परमाणु का उपकोश और उस परमाणु के कक्षक के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अब यहाँ कक्षक क्या होता है और कक्ष क्या होता है, दोनों में अंतर समझेंगे। एक तो होता है कक्ष और एक होता है कक्षक होता है। कक्ष और कक्षक में क्या अंतर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, कक्ष और कक्षक। कक्ष किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का एक द्विविम स्थान होता है। अर्थात कक्ष है वह द्विविमी होता है, इसको कह सकते हैं टू डायमेंशनल होता है। और एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो एक कक्ष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। ठीक है, इसी कक्ष को कोश के नाम से भी जाना जाता है। कक्ष कह सकते हैं, कोश कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। जैसे कि के, एल, एम, एन, ये सभी कक्ष हैं और इनकी संख्या n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इससे रिप्रेजेंट की जाती है। तो कक्ष क्या है, एक द्विविमीय स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। एक कक्ष में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो एक हो सकता है। ये ध्यान रखें, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो होना ही चाहिए। एक नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। कक्षक क्या होते हैं, तो कक्ष और कक्षक में अंतर यही है, कक्षक हमेशा एक त्रिविमीय स्थान होते हैं। त्रिविमीय स्थान होते हैं, 3 डायमेंशनल होता है कक्षक, जबकि कक्ष है वह 2 डायमेंशनल होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दोनों में अंतर है। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखें। और 2 होंगे तो इन दोनों का चक्रण है वह भी विपरीत होगा। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, जबकि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2। और इन दोनों के बीच में एक आता है उपकोश आता है, तो उपकोश की भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अब यहाँ समझें कक्षक क्या होते हैं। तो कक्षक एक ऐसा त्रिविम स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। यह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अधिकतम प्रायिकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, उसी को कक्षक कहा जाता है। तो कक्ष और कक्षक में ये अंतर महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल समझें। अब आगे बढ़ते हैं कक्षक पे और उपकोश पे। ठीक है, कक्ष हमने पढ़ लिया, कक्षक पढ़ लिया। अब बात करेंगे उपकोश। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है डीट लेवल 2 साइंस वालों के लिए, एज वेल एज पटवार एंड कांस्टेबल, आरएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, व्याख्याता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उपकोश क्या होते हैं, तो उपकोश को रिप्रेजेंट किया जाता है एस, पी, डी और एफ।
ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, SPDF है, यह कहलाते हैं उपकोष कहलाते हैं। एक एक उपकोष की चर्चा करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपकोष होता है एस उपकोष के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ध्यान रखें। देखो, कक्षक अलग है और उपकोष अलग है और कोष अलग है। KLMN कोष है, SPDF उपकोष है। जैसे कि मैंने एक एस बना दिया, ये पी के लिए आपने सुना होगा ऐसे 3, तो ये 3 जो बिंदु है ये कक्षक है, ये 1 2 3 कक्षक है। जबकि ये जो कक्षक है वो किस उपकोष का, एस का है। ये 3 कक्षक बनाए हैं तो वह किस उपकोष के हैं, पी के हैं। इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एस उपकोष की चर्चा करें तो एस उपकोष क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी आकृति कैसी होती है। तो एस उपकोष की आकृति हमेशा गोलाकार होती है और जो वस्तु गोलाकार होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो यह हमेशा कैसा होता है, दिशाहीन होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एस उपकोष गोलाकार होते हैं और साथ में ये कैसे होते हैं, दिशाहीन होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए ये 1s है, ये 2s है एंड सो ऑन, ये 3s है। इस प्रकार से 1s 2s 3s है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक कहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जा सकते हैं, यहाँ पाए जा सकते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन बीच में ये स्थान है वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे कम होती है। इस प्रायिकता के आधार पर ही एक नया टर्म आता है, नोडल सतह। ये ज़रूर याद रखें, नोडल सतह और नोडल तल ये पूछे जाते हैं। नोडल सतह क्या होती है या नोडल सरफेस क्या होती है उसको समझें। दो कोई भी उपकोष है, यहाँ एस की ही अपन चर्चा करें तो ये 1s है और ये 2s है। इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, तो यहाँ पे कितनी संभावना है, देखिए 1s 2s, कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं नोडीय सतह। और नोडीय सतह केवल, ये इम्पोर्टेंट है, केवल एस उपकोष में ही पाए जाते, इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नोडल सतह किस में पाए जाते हैं, केवल एस उपकोष में ही पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे नोडल सतह की परिभाषा पूछे तो यहाँ है, दो उपकोषों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वह ज़ीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं नोडीय सतह। तो इलेक्ट्रॉन की संभावना जहाँ शून्य होती है उसी को नोडल सतह बोला जाता है। अब नोडल सतह की संख्या पूछी जाए तो नोडल सतह की संख्या ज्ञात करनी है तो नोडल सतह केवल एस में ही होते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा n-1। n-1 एक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए 5s के लिए कितने नोडल सतह होंगे, 5s के लिए कितने नोडल सतह होंगे, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो n-1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 5-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो s उपकोष के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, गोलाकार होते हैं, दिशाहीन होते हैं और एस उपकोष में केवल नोडल सतह पाई जाती है, बाकी नहीं पाई जाती है। और नोडल सतह ज्ञात करनी है अगर एस के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो नोडल सतह केवल एस में पाई जाती है, तो एस उपकोष हो गया। अब चर्चा करेंगे पी उपकोष के बारे में। पी उपकोष जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी संरचना है वो थोड़ी थोड़ी जटिल होती जाएगी। पी उपकोष है वो हमेशा डंबलाकार होते हैं, डंबल शेप होते हैं, डंबलाकार। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। डंबलाकार होते हैं यानी कि अक्ष पर स्थित होते हैं, डंबलाकार होते हैं और यह साथ में दिशा युक्त होते हैं। इनकी कोई न कोई डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको दिशा युक्त बोलेंगे। जैसे पी उपकोष की बात करें, जैसे मैं एक यहाँ पे एक्सिस बना दूँ ऐसे, ठीक है, आप समझे, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ये x मान लिया अपन ने, इस एक्सिस को y मान लिया और इस एक्सिस को अपन ने z मान लिया। अब देखिए s एक्सिस के थ्रू ये हो गया p उपकोष का px, ये हो गया py,
पी वाई हो गया और ये हो जाएगा आपका पी जेड। तो इस प्रकार से इसको पी एक्स बोलेंगे, इसको पी वाई बोलेंगे और इसको पी जेड बोलेंगे। यहाँ देखना पी उपकोष है, पी उपकोष में कितने कक्षक है, तो कितने कक्षक है, 3 कक्षक है, ये ध्यान रखें। पी उपकोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 3 कक्षक पाए जाते हैं और इन 3 कक्षकों को क्या लिखा जाता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड से इंगित किया जाता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, अभी बताया था। तो यहाँ पी उपकोष में कितने कक्षक है, 3। तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बता दी थी, लेकिन अधिकतम एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखें इन सभी की ऊर्जा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन सभी की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इनको बोला जाता है समभ्रंश। इसको क्या बोलेंगे, समभ्रंश। तो पी उपकोष है, इसके जितने भी कक्षक है वह समभ्रंश होते हैं, डिजनरेटेड होते हैं, समान ऊर्जा वाले। समभ्रंश का अर्थ हो गया समान ऊर्जा वाले। बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड समान ऊर्जा वाले होते हैं। अब यहाँ पे नोडीय सतह नहीं होगी, पी से पीछे जाएं, पी डी और एफ। तो पी डी और एफ के बाद मैं इसको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आकृति आप समझ गए होंगे इस आकृतियों को। अब पी एक्स जितने भी है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, नोडीय तल याद रखना है। पी के बाद जितने भी उपकोष आएंगे उसमें नोडीय तल होते हैं। और नोडीय तल की बात करें तो जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा हो, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, ये पी का, ये डंबल शेप हो गया। यहाँ बात करें अपन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, कम है। यहाँ बीच वाले भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी है, 0 है। तो यहाँ संभावना 0 हो गई। अब आगे बात करें तो सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पे है, एक इस एंड पे और यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। तो नोडीय तल कितने होते हैं, तो यहाँ पे नोडीय तल कितने होते हैं, एक। कितना हुआ, एक नोडीय तल जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने। नोडीय सतह केवल एस में, यहाँ पे पी से बोला जाएगा, ये नोडीय तल बोला जाएगा। तो पी में कितने नोडीय तल होते हैं, तो कितने नोडीय तल होते हैं, एक होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पी के बारे में चर्चा कर ली, पी एक्स, पी वाई और पी जेड हो गया। अब पी के बाद आता है, अगला है डी। डी थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न करता है। डी उपकोष है, वह कैसे होते हैं, तो डी उपकोष है वो द्विडंबलाकार होते हैं, द्विडंबलाकार। अब द्विडंबलाकार है, डंबलाकार आते ही ये दिशात्मक होते हैं, दिशा युक्त होते हैं। दिशाहीन एक ही होता है, वह कौन सा होता है, एस उपकोष। तो डी उपकोष है वह द्विडंबलाकार होता है, यह दिशात्मक होता है। अब यहाँ पे नोडीय तल के बारे में पूछा जाएगा। डी उपकोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं, तो डी उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं। ये 5 कक्षक किस प्रकार से होते हैं उसको समझा देते, फिर एक लास्ट में सारांश करेंगे। ये 5 कक्षक कैसे होते हैं, तो एक तो डायमेंशन होती है डी एक्स वाई होती है, एक डायमेंशन होती है डी वाई जेड, एक डायमेंशन होती है डी जेड एक्स, एक डायमेंशन होती है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, समझे इसको, ये बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। और एक होता है डी जेड स्क्वायर। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको चित्र बनाइए, ये बनाइए, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको टेक्निकल पॉइंट ही याद रखने हैं। ये तीनों एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और ये 2 बचे बाद में, इन दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ पे बिल्कुल समझना है नोडीय तल कितने होते हैं और कितने अक्षों पर, कितने अक्षीय है और कितने हैं। अब यहाँ समझें, यहाँ पे अक्षों के बीच होते हैं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वह अक्षों के बीच होता है।
क्योंकि अक्ष से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों के मध्य होता है, जबकि यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर होता है। अक्षों के मध्य और अक्षों पर ये दोनों अंतर है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनका इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों के मध्य होता है, जबकि इनका घनत्व है वो अक्षों पर होता है। इसलिए इनको बोला जाता है अक्षीय। अक्षीय कक्षक कौन से होते हैं? तो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये अक्षीय होते हैं। जबकि दो हैं, तीन है, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये अक्षों के मध्य होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है निरक्षीय। तो यहाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 कक्षक होते हैं। इन 5 कक्षक में अक्षीय कितने होते हैं और कौन से होते हैं, और इन 5 में निरक्षीय कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो अक्षीय कौन से होते हैं? अक्षीय हो गए डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और निरक्षीय कितने होते हैं? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो निरक्षीय 3 होते हैं, जबकि अक्षीय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब यहाँ पे नोडीय तल कितने होते हैं? तो ये 3, इन सभी में 2 नोडीय तल होते हैं। 2 नोडीय तल, नोडल प्लेन बोलेंगे, उधर नोडल सरफेस था, और यहाँ पे नोडीय तल की संख्या कितनी होती है? 0। जो अक्षीय होते हैं उन पे नोडल तल नहीं पाए जाते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में कोई नोडीय तल नहीं पाया जाता, जबकि डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, इन सभी में 2 नोडीय तल पाए जाते हैं। यह भी सभी के सभी समान ऊर्जा वाले होते हैं, डी जनरेटेड होते हैं। इसलिए ये पांचों 5 कक्षक है वह कैसे होते हैं? समभ्रंश होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो ये डी कक्षक की चर्चा कर ली अपन ने। अब एफ कक्षक आता है। एफ कक्षक की व्याख्या करें, एफ उपकोष। एफ उपकोष, एफ उपकोष है वो बहुत जटिल आकृति का होता है। बहुत जटिल आकृति होती है, लेकिन ये बिल्कुल विसरित होते हैं। विसरित के साथ यह भी दिशात्मक होते हैं। और इनमें कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अब एक बेसिक ले ले अपन नील्स बोर से। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन चलता रहता है। इसके लिए नाम रखा k, l, m और n। k, l, m और n। k के लिए n का मान 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, n के लिए 4 होगा। ये के एल एम एन क्या है? तो ये के एल एम एन क्या होते हैं? कोश है। के कोश है। एल क्या है? यहाँ पे एल भी एक कोश है। एम क्या है? तो एम भी एक कोश है। एन क्या है? एक कोश है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 2n स्क्वायर होती है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बता पूछे तो इसमें 2, ठीक है, यहाँ 2n स्क्वायर तो 8, 18 और इसमें कितने होंगे? 32। ये इलेक्ट्रॉन्स है वह कोश में 2, 8, 18 और 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो सकती है। अगर इसी में बात करें तो उपकोश पाए जाते हैं। कौन कौन से उपकोश? तो इसमें केवल S, इसमें SP, इसमें SPD और इसमें SPD और F। ये क्या है? उपकोश है। इसमें इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कक्षक हो गया। एस को ऐसे ही लिखा जाता है। और पी के लिए 3 कक्षक होते हैं, तो ये 3 कक्षक बना दिए। वैसे डी के लिए 5 कक्षक बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। एफ के लिए ऐसे कैसे 7 कक्षक बनेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने होंगे? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने होंगे? 14 होंगे। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता और इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए किस किस प्रकार से कोश, उपकोश और कक्षक की जो अवधारणा थी उसकी चर्चा की। यह आपकी हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। कल इसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, वह है क्वांटम संख्याएं। वह भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये कक्ष, उपकोश और कक्षक की अवधारणा थी। धन्यवाद।